हेलो एवरीवन, मैं शुभा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए अब आज की जो हमारी ज्योग्राफी की क्लास है उस पर आते हैं। तो आपको पता ही है ज्योग्राफी में अभी हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर भी हम अपने सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल को पढ़ रहे हैं। तो सोलर सिस्टम में हमारा लास्ट प्लैनेट यानी कि अर्थ, उसके बारे में पढ़ रहे थे। बाकी जो अदर 7 प्लैनेट्स हैं उनके बारे में हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। तो अर्थ के बारे में जब लास्ट क्लास थी मैंने बोला था कि अभी थोड़ी सी मतलब अर्थ के बारे में थोड़ा रह गया है। तो जो हमारा रह गया था तो लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि जो अर्थ है तो वो क्या है, जो हमारी जो लीप ईयर होती है वो 366 डेज़ की होती है और वैसे जो नॉर्मल ईयर होती है वो 365 डेज़ की होती है। क्यों होती है, किस वजह से होती है, तो ये सारा हमने पढ़ लिया था। उसके आगे के जो थोड़े से पॉइंट्स रह रहे हैं वो कवर करेंगे। देन हम अपना जो हमारे जो अर्थ का क्या है, उपग्रह है या अर्थ की जो सैटेलाइट है मून, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो बौने ग्रह हैं, मेट्रॉइड्स वगैरह, ये सब धीरे धीरे ये सब हम करते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो अब उसके आगे जहाँ तक हमने पढ़ लिया था उसके आगे जो अर्थ के बारे में आता है वो क्या आता है वो पढ़ेंगे। ठीक है, जो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारी अर्थ से रिलेटेड वो जानेंगे। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? नेक्स्ट पॉइंट ये आता है, क्या आता है कि जो पृथ्वी है ना, जो हमारी अर्थ है, तो पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन, पृथ्वी पर हमारी अर्थ पर पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन, जो मौसम चेंज होता है, मौसम बदलता है, ऋतुएं जो बदलती हैं, तो पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन इसकी अक्ष पर झुके होने के कारण, इसके अक्ष पर झुके होने के कारण जो ये अपने अक्ष पर झुकी हुई है, मैंने कल आपको बता दिया था, समझा दिया था कि अपने अक्ष पर किस तरीके से पृथ्वी झुकी हुई है। तो अपने अक्ष पर झुके होने के कारण वह सूर्य के सापेक्ष वह सूर्य के सापेक्ष वह जो हमारा सूरज है, सूर्य के सापेक्ष इसकी स्थिति में परिवर्तन, इसकी स्थिति में परिवर्तन हमारी जो अर्थ है उसकी स्थिति में परिवर्तन यानी कि जो वार्षिक गति है, यानी वार्षिक गति के कारण होती है, यानी वार्षिक गति के कारण होती है। ठीक है, किस वजह से होती है? जो ऋतु परिवर्तन होते हैं, एक तो अपनी जो अक्ष है उस पर टिल्टेड जो है 23.5 और 66.5 जो टिल्टेड है उसके कारण, और जो सूरज है, जो सूर्य है उसके सापेक्ष जो स्थिति में परिवर्तन होता है, यानी जो वार्षिक गति होती है उसके कारण ऋतुएं परिवर्तन होती हैं हमारी अर्थ के ऊपर। ठीक है, हमारी पृथ्वी पर होती है। साथ में वार्षिक गति के कारण ही पृथ्वी पर दिन रात छोटे बड़े होते हैं। साथ ही आगे इसी में ही है, वार्षिक गति के कारण ही जो वार्षिक गति है उसी के कारण ही पृथ्वी पर दिन रात छोटे बड़े होते हैं। पृथ्वी पर दिन रात छोटे बड़े
होते हैं। कैसे होते हैं? दिन रात छोटे बड़े होते हैं। ठीक है। तो ऋतु परिवर्तन किस वजह से होता है? अपने अक्ष पर जो झुकाव है, जो टिल्टेड है अपने अक्ष पर पृथ्वी, उस वजह से। और कुछ जो सूर्य के सापेक्ष जो उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है, सूर्य के चारों तरफ जो वो घूमती है पृथ्वी, कुछ तो झुकी हुई है, और सूर्य की जब चारों तरफ घूमेगी तो जिधर जिधर सूर्य की रोशनी होती है उधर उधर गर्मियाँ होती हैं, जिधर जिधर रोशनी कम रहती है उधर उधर सर्दियाँ होती चली जाती हैं, मौसम में चेंजेस होता चला जाता है। तो इसी वजह से हमारी जो अर्थ है उस पर ऋतु परिवर्तन होता है। और साथ ही क्या है कि जो वार्षिक गति के कारण ही जो दिन और रात है, कभी जैसे अब गर्मियों के टाइम पे हमारे इंडिया के अंदर दिन हमारे थोड़े बड़े होने लगते हैं, रातें छोटी होने लगती हैं, और सर्दी के टाइम पर रातें बड़ी होने लगती है, दिन छोटे होने लगते हैं। तो वो इसी वजह से है। ठीक है। तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी शुक्र के समान है। वैसे हमने शुक्र में भी पढ़ लिया था, लेकिन पृथ्वी में भी पढ़ लें कि आकार व बनावट की दृष्टि से पृथ्वी शुक्र के समान है। किसके समान है? शुक्र, जो हमारा वीनस है उसके समान है। ठीक है, शुक्र के समान है। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? नेक्स्ट है जल की उपस्थिति के कारण ही इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। तो पृथ्वी को जो नीला ग्रह कहा जाता है वो किस वजह से कहा जाता है? तो जल की उपस्थिति के कारण ही इसे नीला ग्रह कहा जाता है, ब्लू प्लैनेट। ठीक है, कहा जाता है किसको? हमारी पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। किस वजह से? जो पानी है, जल ज़्यादा है ना पृथ्वी पर, इस वजह से। फिर इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा, सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा, सबसे निकट का तारा मतलब सूर्य भी क्या है? सूर्य भी तो एक तारा ही है। ठीक है, गैस का गोला है लेकिन है तो स्टार ही। तो सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे जो निकट का तारा है वो कौन सा है? वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। कौन है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। आगे आगे इसमें है, इसी के अंदर है जो अल्फा सेंचुरी समूह का एक तारा है, जो कि क्या है? जो अल्फा सेंचुरी जो अल्फा सेंचुरी है, अल्फा सेंचुरी समूह का एक तारा है। ठीक है, यह पृथ्वी से 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है। यह पृथ्वी से 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है। तो क्या कहा गया है, क्या बताया गया है कि
आकार और बनावट की दृष्टि से जो हमारी पृथ्वी है वो बिल्कुल शुक्र के समान है ना। शुक्र जो हमारा ग्रह है उसके समान है, तो हमने ट्विन सिस्टर भी बोला जाता है, तो वो हमने शुक्र जब पढ़ा था ना तब भी हमने कर लिया था, बट अब पृथ्वी पढ़ रहे हैं तो इसलिए पृथ्वी में भी वो चीज़ एक बार रिपीट हो जा रही है। फिर नेक्स्ट है जल की उपस्थिति के कारण, पानी बहुत है, 70% वाटर है हमारे अर्थ के ऊपर, तो इसी वजह से हमारी अर्थ को नीला ग्रह भी कहा जाता है। जब हम सैटेलाइट से देखेंगे ऊपर स्पेस से हमारा अर्थ तो ब्लू ब्लू दिखाई देगी, है ना, पिक्चर वगैरह देख लेना आप, तो उसमें उसी वजह से इसको नीला ग्रह कहा जाता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज के सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट का तारा, सबसे पास पृथ्वी के कौन सा तारा है? सूर्य है। सूर्य के बाद जो है वो पूरा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है जो स्टार है ना, जो कि अल्फा सेंचुरी एक समूह है, ग्रुप है, उसका एक स्टार है, उसका एक तारा है, और यह पृथ्वी से कितने दूर है? 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है। कौन? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको पृथ्वी के बारे में समझ आ गई होगी, क्लियर हो गई होगी। ओके, चलो अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। बस 1-2 पॉइंट और है, फिर हमारी अर्थ कंप्लीट, फिर हमारा क्या स्टार्ट होगा, हम अपने मून के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो सॉरी, अगला पॉइंट क्या आता है पृथ्वी में? अगला पॉइंट ये आता है कि जो साइरस या डॉग स्टार है, कौन सा? साइरस या डॉग स्टार पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। साइरस या डॉग स्टार पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष दूर है। कितना दूर है? 9 प्रकाश वर्ष दूर है। ठीक है, या स्थित है, दूर स्थित है, एवं सूर्य से 2 गुनी द्रव्यमान वाला तारा है। एवं आगे कह सकते हैं, एवं सूर्य से 2 गुने द्रव्यमान वाला तारा है। जो सूरज है हमारा, उससे क्या है? उससे डबल मास है इसका। यह रात्रि में दिखाई पड़ने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा है। यह रात्रि में दिखाई पड़ने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा है। यह रात्रि में दिखाई पड़ने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा है। मतलब जो साइरस, जिसको साइरस के नाम से या डॉग स्टार के नाम से हम जानते हैं, तो पृथ्वी से कितनी दूर है? वो 9 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। और जो हमारा सन है, जो हमारा सूरज है, उससे 2 गुना द्रव्यमान वाला है। मतलब जो इसका मास है वो सन से डबल है। और यह रात्रि में दिखाई पड़ने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा है। तो रात में अगर हम देखेंगे तो जितने भी स्टार्स होते हैं सबसे ज़्यादा ये चमकने वाला है, यानी कि चमकीला तारा है। कौन? साइरस या फिर डॉग स्टार। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। तो ये जो भी चीज़ है ना, ये जितना भी है यहाँ तक हमने अर्थ के बारे में पढ़ लिया। अर्थ के बारे में, यानी कि पृथ्वी जो हमारी ग्रह है, जो हमारा, या जो हमारी प्लैनेट, जो प्लैनेट है अर्थ हमारी, तो उसके बारे में हमने सारा कुछ पढ़ लिया, सारा कुछ जानकारी प्राप्त कर ली। मतलब क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। एक्चुअली बात क्या है कि
पढ़ने के लिए तो बहुत चीज़ें हैं, लेकिन अब जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, तो इन चीज़ों से कम, क्योंकि ये सब तो ज़्यादातर सबको ही पता हो गई, इन चीज़ों से कम पूछे जाते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों के बारे में जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है ना, वो मैंने आपको बता दिया है, वो करा दिया है। लेकिन और जो अदर जो मतलब करंट से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना, मतलब करंट प्रेजेंट में ज्योग्राफी में अर्थ से रिलेटेड क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है, तो वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इस वजह से, लेकिन ये भी पता होना चाहिए, यहाँ से भी आते हैं। अगर ये लगा लीजिए कि मतलब यहाँ की देखें, इन टॉपिक्स के बारे में देखें या अदर टॉपिक्स में बारे में देखें जो प्रेजेंट कंडीशन से रिलेटेड है, तो इससे 40% पूछेगा तो 60% उनसे पूछेगा। तो इसलिए जितना जिस हिसाब से सही है उस हिसाब से मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। आगे आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। तो चलो अब मून के बारे में पढ़ते हैं, जो कि क्या है, हमारी जो अर्थ है उसकी सैटेलाइट है, ठीक है। मून क्या है, हमारी अर्थ की सैटेलाइट, मून या फिर चंद्रमा, जिसको हम क्या बोलते हैं, चंदा मामा बोलते हैं। मून या चंद्रमा, चंद्रमा या मून, ठीक है। अब हम मून के बारे में जानेंगे, अपनी सैटेलाइट के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मून के बारे में क्या जानकारी है, सबसे पहली जो जानकारी है वो है कि जो चंद्रमा है, चंद्रमा की सतह और उसकी जो आंतरिक स्थिति है, तो चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति या इंटरनल स्ट्रक्चर, आंतरिक स्थिति, या हम कह सकते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर, किसकी, मून की, चंद्रमा की, का अध्ययन करने वाला विज्ञान, का अध्ययन करने वाला विज्ञान, करने वाला विज्ञान सेलेनोलॉजी कहलाता है। सेलेनोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, सेलेनोलॉजी कहलाता है। फिर है कि चंद्रमा पर धूल के जो मैदान हैं उनको शांति सागर बोलते हैं। तो चंद्रमा पर धूल के मैदान को शांति सागर कहते हैं। आगे है, चंद्रमा पर धूल के मैदान को शांति सागर कहते हैं। क्या कहते हैं, शांति सागर कहते हैं। आगे है, यह चंद्रमा का पिछला भाग है जो यह चंद्रमा का पिछला भाग है। क्या है, चंद्रमा का पिछला भाग है जो अंधकार में होता है। तो जो हमारा मून है, जो चंद्रमा है, उसके बारे में सबसे पहले हमको क्या
जानते हैं, क्या जानकारी मिलती है कि जो हमारा चंद्रमा है, जो चंद्रमा की सतह है और उसकी जो आंतरिक स्थिति है, चंद्रमा की सतह बेस और या फिर चंद्रमा की, जैसे हमारा चंद्रमा है तो इसकी सतह ही तो है, तो इसकी जो सतह है या फिर जो इसकी आंतरिक स्थिति है, इंटरनल स्ट्रक्चर है, उसके अध्ययन करने वाले विज्ञान को सेलेनोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेलेनोलॉजी। ठीक है। फिर आगे है, चंद्रमा पर धूल के मैदान और शांति मैदान जो होते हैं धूल के, उनको शांति सागर बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं? शांति सागर। देन नेक्स्ट है, यह चंद्रमा का पिछला भाग है जो अंधकार में होता है। अभी जो शांति सागर है, ये हमारे जो मून है, जो हमारे चंदा मामा है, उनका पिछला भाग है जो अंधकार में होता है, जो हम देख ही नहीं सकते, हमको दिखाई नहीं देता, वहाँ पर अंधेरा अंधेरा होता है। ओके, आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या जानकारी देता है हमें चंद्रमा के बारे में? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित, किसके? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित, किस पर? दक्षिणी ध्रुव पर स्थित, जो चंद्रमा का जो दक्षिणी ध्रुव है उस पर स्थित लिबनिट्ज, एक मिनट, मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा, आप खुद पढ़ लो इसे। ठीक है, लिबनिट्ज, क्या है ये? लिबनिट्ज, जो भी है आप अपने हिसाब से देख लो इसको। लिबनिट्ज पर्वत 35,000 फीट, लिबनिट्ज पर्वत ऊंचाई कितनी है उसकी? 35,000 फीट। कितनी? 35,000 फीट। अगर मीटर में बोले तो मीटर में है 10,666 मीटर। 10,600, एक मिनट, 10,666 नहीं है, 10,668 मीटर है। ठीक है, 10,668 मीटर, 10,668 मीटर चंद्रमा का उच्चतम पर्वत है। चंद्रमा का उच्चतम पर्वत है कौन सा? लिबनिट्ज पर्वत। ठीक है, लिबनिट्ज पर्वत। तो ये इसकी ऊंचाई कितनी है? फीट में बोले तो 35,000 फीट और मीटर में बोले तो 10,668 मीटर। तो ये जो चंद्रमा है हमारे जो सैटेलाइट अर्थ की, तो उनकी क्या है? उच्चतम पर्वत है। कौन सा? जो लिबनिट्ज पर्वत है। ठीक है, आगे है, चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है, फॉसिल फ्यूल वाला। तो हम कह सकते हैं जो चंद्रमा है, चंद्रमा को जीवाश्म उपग्रह, ग्रह नहीं उपग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है चंद्रमा को? जीवाश्म उपग्रह। क्या कहा जाता है? जीवाश्म उपग्रह, या ग्रह भी मान लो, जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। मतलब कहने के लिए है, वैसे तो चंद्रमा हमारा उपग्रह ही है, लेकिन चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि जो चंद्रमा है, चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग, चंद्रमा पृथ्वी की
एक परिक्रमा लगभग 27 दिन 8 घंटे में पूरी करता है। 27 दिन 8 घंटे में पूरी करता है। और क्या है, और साथ में है, और इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक घूर्णन करता है। और इतने ही समय में अपने अक्ष पर घूर्णन करता है। क्या करता है? अपने ही अक्ष पर घूर्णन करता है। कौन करता है? चंद्रमा। यही कारण है कि चंद्रमा का सदैव एक ही भाग दिखाई देता है। तो यही कारण है, यही रीजन है, यही कारण है कि चंद्रमा का सदैव एक ही भाग दिखाई पड़ता है। यही कारण है कि चंद्रमा का सदैव एक ही भाग दिखाई पड़ता है। अब हम अपनी पृथ्वी से चंद्रमा के कितने परसेंट भाग को देख सकते हैं? तो पृथ्वी से चंद्रमा का 57% भाग को देखा जा सकता है, या कह सकते हैं कि पृथ्वी से चंद्रमा का 57% भाग पृथ्वी से चंद्रमा का 57 यानी कि 57% भाग देखा जा सकता है या दिखाई देता है। कुछ भी समझ, कुछ भी लिख लो, देखा जा सकता है। ठीक है। तो चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने टाइम में पूरा करता है? लगभग 27 दिन 8 घंटे में पूरी करता है, और इतने ही समय में अपने अक्ष पर घूर्णन करता है। यही कारण है कि चंद्रमा का सदैव एक ही भाग दिखाई पड़ता है, और पृथ्वी से चंद्रमा का 57% भाग ही देखा जा सकता है। देखो, पृथ्वी ये है हमारी पृथ्वी, ये है हमारा चंद्रमा। तो चंद्रमा जो घूर्णन करता है पृथ्वी के चारों तरफ, परिक्रमा जो करता है चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ, तो कितने टाइम में करता है? 27 दिन और 8 घंटे में। ठीक है। उसी हिसाब से जब ये अपने अक्ष पर घूर्णन करता है ना, ऐसे, तो ये भी एक चक्कर जो पूरा करता है वो 27 दिन और 8 घंटे में ही करता है। तो जब उसी हिसाब से घूम रहा है और इसी हिसाब से इसके चारों तरफ घूम रहा है, तो फिर क्या हम उसका पूरा पार्ट तो नहीं देख पाएंगे ना, थोड़ा ही उसका भाग देख पाएंगे। तो यही कारण है कि केवल हम चंद्रमा का केवल 57% भाग ही देख सकते हैं। ठीक है, जो हमको दिखाई देता है चंद्रमा पर, उसका जो वो भाग होता है वो केवल 57% होता है। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं।
तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो क्या आता है, नेक्स्ट पॉइंट आता है चंद्रमा का अक्ष तल पृथ्वी के अक्ष के साथ चंद्रमा का अक्ष तल पृथ्वी के अक्ष के साथ पृथ्वी के अक्ष के साथ किसका अक्ष तल, चंद्रमा का अक्ष तल पृथ्वी के अक्ष के साथ 58.48 डिग्री का अक्ष कोण बनाता है। 58.48 डिग्री का अक्ष कोण बनाता है। कौन बनाता है, जो चंद्रमा है पृथ्वी के साथ, पृथ्वी के अक्ष के साथ 58.48 डिग्री का अक्ष कोण बनाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। आगे है चंद्रमा पृथ्वी के अक्ष के लगभग समांतर है। जो चंद्रमा है तो चंद्रमा पृथ्वी के अक्ष के लगभग समानांतर है। तो चंद्रमा पृथ्वी के अक्ष के लगभग समानांतर है। क्या है, समानांतर है। आगे है इसका जो परिक्रमण है वो, इसका परिक्रमण पथ भी दीर्घवृत्ताकार है। इसका परिक्रमण पथ भी दीर्घवृत्ताकार है। इसका परिक्रमण पथ भी दीर्घवृत्ताकार है। क्या है, दीर्घवृत्ताकार है। तो जो चंद्रमा है, चंद्रमा का जो अक्ष है, जो अक्ष तल है वो पृथ्वी के अक्ष के साथ 58.48 डिग्री का अक्ष कोण बनाता है। फिर आगे चंद्रमा जो है, चंद्रमा पृथ्वी के अक्ष के लगभग समांतर है, समानांतर है। जो चंद्रमा का अक्ष है वो पृथ्वी के अक्ष के लगभग समानांतर है और इसका जो परिक्रमण पथ है वो दीर्घवृत्ताकार है, इलिप्टिकल है। ठीक है, दीर्घवृत्ताकार है। चलिए अब इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, चंद्रमा का व्यास 3480 किलोमीटर। चंद्रमा का व्यास 3480 किलोमीटर। कितना, 3480 किलोमीटर तथा द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 1/81 है। तथा द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 1/81वां भाग है। ठीक है, तो जो चंद्रमा है उसका व्यास कितना है, उसका डायमीटर कितना है, उसका डायमीटर है 3480 किलोमीटर। और इसका जो द्रव्यमान है, उसका जो मास है वो अर्थ के मास का, जो हमारी पृथ्वी है उसके मास का 1/81वां भाग है। ठीक है, 1/81 का वह भाग क्या है, ऐसे समझ लो। पृथ्वी का जो द्रव्यमान है मान लिया वो 81 है। क्या है, 81 है। तो चंद्रमा का, उसका पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81वां भाग। तो जब चंद्रमा का द्रव्यमान 1 आएगा यदि पृथ्वी का द्रव्यमान 81 है, तो इस तरीके से है।
ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट आगे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है, जो सूर्य है, सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की परिक्रमा जो है उसकी अवधि कितनी है? चलो यही लिख लो, सूर्य के संदर्भ में किसके? सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की परिक्रमा की अवधि किसकी? जो चंद्रमा है उसकी परिक्रमा की अवधि 29.53 दिन या 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट और 2.2 सेकंड होती है। 29.53 दिन। या ब्रैकेट में लिखें तो ब्रैकेट में एग्जैक्ट कितनी है? 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट, 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट और 2.8 सेकेंड। कितनी? 2.8 सेकेंड। कितनी? 2.8 सेकेंड होती है। ठीक है, अगला पॉइंट है, इस समय को एक चंद्रमास या इस समय को एक चंद्रमास क्या? इस समय को एक चंद्रमास या साइनोडिक मास कहते हैं, या साइनोडिक साइनोडिक मास कहते हैं। क्या कहते हैं? साइनोडिक मास कहते हैं। देखो, जो अगर ये तो हो गया अब तक तो जो पृथ्वी के संदर्भ में चंद्रमा की जो स्थितियां हैं। अब सूर्य के संदर्भ में, तो सूर्य के संदर्भ में क्या है, जो चंद्रमा का जो परिक्रमा की जो अवधि है वो कितनी है? 29.53 दिन, यानी 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट और 2.8 सेकेंड होती है। तो इस समय को क्या कहते हैं? एक चंद्रमास बोलेंगे या साइनोडिक मास बोलेंगे, या साइनोडिक मास कहते हैं। ठीक है, तो अभी तो चंद्रमा के बारे में और भी रह रहा है। ऐसे करते हैं, ये क्लास इतनी ही रखते हैं, जो बाकी का रह रहा है हमारा चंद्रमा के बारे में वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक है, कल की क्लास में कर लेंगे। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी है प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा और बच्चों तक भी इस क्लास को और इस चैनल के लिंक को शेयर कीजिएगा, ताकि और लोग भी इस चैनल से जुड़ सकें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्लीज़ इस चैनल के लिंक को शेयर कीजिएगा। ठीक है, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। ताकि बेल आइकन को प्रेस इसलिए ताकि रिकॉर्डेड क्लास होती है,
लाइव क्लास नहीं होती है, तो जब मैं क्लास को अपलोड कर दूं तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए और आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। अब मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।